तो फाइनली जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो ही गए हैं। पहले 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान ये बात सामने आई थी कि जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल होंगे और फिर उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले दोनों ही बार खबर अफवाह की शक्ल में निकली थी। लेकिन वो कहा जाता है ना कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है, तो इस मामले में भी वही बात थी। धुआं था, आग थी जो धीरे धीरे सुलग रही थी। और अब जब एक बार फिर से यूपी के चुनाव पास आ रहे हैं तो अब जितिन प्रसाद बीजेपी का हिस्सा है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। जितिन प्रसाद के इस मूव के लिए समझना होगा जितिन प्रसाद की सियासत को, और जितिन प्रसाद की सियासत को समझने के लिए समझना होगा जितेंद्र प्रसाद की सियासत को, उनके पिता की सियासत को। तो जितेंद्र प्रसाद रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि वो 1991 में राजीव गांधी और फिर 1994 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के राजनीतिक सलाहकार रहे हैं। इस पद की ताकत का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, तो उसका भी उदाहरण कांग्रेस से ही दे देता हूं। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार हुआ करते थे अहमद पटेल, और राजनीति का ककहरा पढ़ा आदमी भी जानता है कि कांग्रेस में जो कुछ भी सोनिया गांधी कहती थी उसके पीछे फैसला सिर्फ और सिर्फ अहमद पटेल का ही होता था। इस लिहाज से जितेंद्र प्रसाद की हैसियत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन उनके दिन भी बुरे आ गए। कब? तब जब उन्होंने साल 2000 में सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ लिया, हार गए। और जब तक इस हार से वो सबक लेते या फिर कांग्रेस में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते, कोई खेमेबाजी करते, उनका निधन हो गया। उस वक्त वो अपनी पैतृक सीट शाहजहांपुर से सांसद थे। तब जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितेंद्र प्रसाद को इंडियन यूथ कांग्रेस के जरिए राजनीति में एंटर कराया गया। 2001 में ही जितेंद्र प्रसाद को यूथ कांग्रेस का महासचिव बना दिया गया और इससे ही राजनीति शुरू हुई। 2004 में लोकसभा भी पहुंच गए, उसी शाहजहांपुर सीट से जहां से उनके पिता जीतते आए थे। यूपीए की पहली सरकार में मंत्री भी बन गए। साफ मैसेज गया कि राहुल गांधी के करीबी हैं जितेंद्र प्रसाद। 2009 में लोकसभा सीट का परिसीमन हुआ, धौरहरा नई सीट बनी तो वहां से चुनाव लड़ गए, जीत भी गए। वादा किया था कि जीत जाएंगे और सरकार बनेगी तो लखीमपुर खीरी की रेलवे लाइन मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदलवा देंगे। लोगों ने भर भर कर वोट दिए, लोकसभा पहुंचा भी दिया, सरकार भी बनवा दी, मंत्रालय भी मिला, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ ही इस्पात और नागरिक उड्डयन। लेकिन चुनावी भी वादे थे, कुछ पूरे हुए, कुछ पूरे नहीं हुए। लोग भी इंतजार में थे अगले चुनाव के। 2014 में मौका आ गया, चुनाव हुए, मोदी लहर थी, रेखा वर्मा जीत गई। लेकिन जितिन प्रसाद ऐसा हारे कि चौथे नंबर पर चले गए। प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस की दुर्गति हो गई। यूपी में हुई दुर्गति को ठीक करने के लिए संगठन के पेच कसे जाने की बातें शुरू हुई। 2017 का चुनाव भी आ रहा था तो कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को साथ ले लिया। तब तक प्रशांत किशोर यानी कि पीके 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत के एक हीरो के तौर पर खुद को स्थापित कर चुके थे और ये भी बता चुके थे कि अब वो बीजेपी के साथ नहीं है, नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। 2016 से ही पीके आ गए कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस क्या कहिए कि राहुल गांधी के साथ। अध्यक्ष बदलने की बात हुई, कहा गया कि जितिन प्रसाद को बना देते हैं क्योंकि बड़े ब्राह्मण नेता हैं, ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा है। लेकिन बात नहीं बनी, राज बब्बर अध्यक्ष बन गए। फिर बात हुई कि जितिन प्रसाद को प्रदेश अध्यक्ष से भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अब इससे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है, तो मुख्यमंत्री पद का दावेदार। लेकिन वो भी सिर्फ बात ही हुई, वो बात आई गई हो गई, क्योंकि कांग्रेस ने जितिन प्रसाद से बड़ा ब्राह्मण चेहरा खोज लिया, शीला दीक्षित। और इस नाम के पीछे दिमाग किसका लगा? गुलाम नबी आजाद का, जो यूपी के प्रभारी थे। जितिन प्रसाद का पत्ता साफ, टिकट मिला विधायकी का, शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा सीट, वो भी नहीं जीत पाए। बीजेपी के रोशन लाल वर्मा ने करीब 5000 वोटों से वहां भी हरा दिया। फिर इंतजार 2019 का, लेकिन यहां भी खेल हो गया। टिकट ही नहीं मिला धौरहरा से। कहा गया कि लखनऊ जाइए, वहां से चुनाव लड़िए।
और वहां मुकाबले में कौन था? राजनाथ सिंह, तब देश के गृह मंत्री थे। नतीजा पता था जितिन प्रसाद को, तो अड़ गए, कहा कि नहीं जाएंगे लखनऊ। फिर बात चली कि बीजेपी में चले जाएंगे। अब ये बात चली या चलाई गई या चलवाई गई, लेकिन बात बन गई। दिल्ली से फोन आया और फिर जितिन प्रसाद ने कहा कि वो धौरहरा के लोगों को कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। टिकट दे दिया गया धौरहरा से। फिर से हार गए। इस बार करीब 3.5 लाख वोट से हारे। पिछली बार से करीब दोगुनी बड़ी हार। कहने सुनने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। बीच बीच में खबरें आती रहीं कि बीजेपी में जाएंगे। खंडन होता रहा कि नहीं जा रहे हैं। जब यूपी से खबरें आने लगी कि ब्राह्मण सीएम योगी से नाराज हैं, तो फिर से 2017 वाली कहानी दोहराई गई। कहा गया कि जितिन प्रसाद को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा। लेकिन तब तक प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी। फिर से जितिन प्रसाद का पत्ता कट गया। अजय कुमार लल्लू बन गए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। जितिन के जिम्मे यूपी की कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। बंगाल भेज दिया गया। फिर जितिन ने लेटर भी लिख दिया। पिता की तरह सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव तो नहीं लड़े, लेकिन नेतृत्व पर सवाल जरूर उठा दिया। और नेतृत्व किसका? गांधी परिवार का। उन 23 नेताओं में शामिल हो गए जिन्होंने नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सवाल उठाए थे, चिट्ठी लिखी थी। विरोध भी हुआ जितिन का, घर में भी और बाहर भी। शाहजहांपुर में विरोध प्रदर्शन हुए। पार्टी से बाहर निकाले जाने की मांग की जाने लगी। पिता के सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने का हवाला दिया जाने लगा। नतीजा मिला 9 जून 2021 को। अब जितिन प्रसाद फाइनली भारतीय जनता पार्टी में है। अब इसके जरिए बीजेपी रूठे हुए ब्राह्मण वोटरों को मना पाएगी, कहना थोड़ा मुश्किल है। जितिन प्रसाद बड़े नेता हैं, लेकिन इतने ही कि वो 2017 का विधानसभा का चुनाव भी नहीं जीत पाए। लगातार 2 लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। और इस चेहरे के जरिए अगर पूरे उत्तर प्रदेश के करीब 10% ब्राह्मण वोटरों को साधने की जुगत लगाई जा रही है, तो इससे अतिशयोक्त ही कहा जाएगा। बाकी तो जो भी है सिर्फ राजनीति है। चुनाव में चंद महीने बचे हैं। अभी और कुछ नेता पार्टी छोड़ेंगे, कुछ और किसी और पार्टी में शामिल होंगे। अभी और सियासी समीकरण बनाए जाएंगे, अभी और सियासी समीकरण बिगाड़े जाएंगे, और इन सब से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।